नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बड़े ही महान महान भारतीय समाजशास्त्री हैं। जीएस घुरिये के बाद अगर जिसका महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है भारत के समाजशास्त्रियों में, वो है एम एल श्रीनिवास। तो आज हम एम एल श्रीनिवास की अवधारणाओं को, उनके जीवन परिचय को, उनकी रचनाओं को जानने का प्रयास करेंगे। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें एम एल श्रीनिवास से संबंधित प्रश्न ना आते हों। बिना एम एन श्रीनिवास के तो प्रश्न बन ही नहीं सकता। ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहा आज तक, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, यूजीसी नेट का हो, जिसमें एम एन श्रीनिवास से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो एक समाजशास्त्र का एक अनिवार्य टॉपिक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। नमस्कार कविता जी, दीप्ति जी नमस्कार, मुकेश जी नमस्कार। चलिए जल्दी सब जुड़ते जाइए। ठीक है। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मैसेज कर दीजिएगा। अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है, आपको प्रॉपर तरीके से सुनाई और दिखाई दे रहा है, तो मैसेज कर दीजिए। चलिए, तो शुरुआत करेंगे आज हम एम एन श्रीनिवास के बारे में। और एम एन श्रीनिवास की किन टॉपिक को कवर करेंगे, जितनी भी अवधारणाएं उन्होंने प्रतिपादित की हैं समाजशास्त्र में, उन सभी टॉपिक्स को चर्चा करेंगे। चाहे उनका दृष्टिकोण हो, चाहे उनका उपागम हो, चाहे उनकी पश्चिमीकरण की अवधारणा हो, डोमिनेंट कास्ट यानी प्रभु जाति की अवधारणा हो, संस्कृतिकरण है, लौकिकीकरण है, फैलाव है, इन सारी अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे। और एम एन श्रीनिवास में पढ़ते समय हमेशा गलती क्या होती है, हम हमेशा किताबी भाषा को पढ़ लेते हैं और कठिन से कठिन, जटिल से जटिल भाषाएं होती हैं किताबों में। क्योंकि किताब लिखने वाला ज्यादातर जो थिंकर है स्टूडेंट, वो किताबें नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं पब्लिक प्राइवेट जो पब्लिकेशन है, जो केवल कॉपी पेस्ट से काम चलाते हैं, जिनका पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ मैल ही नहीं खाता, इसीलिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो सिंपल भाषा में, सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर है हमारा एम एन श्रीनिवास पर। उपनिषद एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट सेट, पीजीटी और सीयूटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं। आज ही उपनिषद एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले हम एम एन श्रीनिवास का, पहली बात तो कभी कभी जो लोग इंटरव्यू तैयारी कर रहे हैं उनको भी मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि भाई कभी कभी एम एन श्रीनिवास में पूरा नाम पूछ लिया जाता है एम एन श्रीनिवास का। ठीक है। तो मैसूर नंबर आपके नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास, ये इनका मूल नाम है। जन्म कब हुआ? 1916 में इनका जन्म हुआ था। डेथ कब हुई? 1999 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। लेकिन जन्म मरण से अब आजकल प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बहुत से लोग इसी को वेरीफाई करते रहते हैं कि 1916 लिखा था, कि 1917 था, कि 1928 था। ऐसे वेरीफाई करने वाले टॉपिक अब नहीं बचे हैं। उतना समय खराब मत कीजिएगा किसी भी थिंकर के जीवन परिचय को जानने में। चलिए, तो ये तो मालूम पड़ा कि भाई इनका पूरा नाम क्या है। पूरा नाम इसलिए क्योंकि इंटरव्यू में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां हम सोच के जाते हैं कि बहुत बड़े थिंकरों के बारे में, उनके विचारकों के बारे में पूछा जाएगा, वहां पे उनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब एम एन श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? 16 नवंबर 1916 को हुआ। कहां पर हुआ? कर्नाटक के मैसूर के आयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ। ठीक है। एम एन श्रीनिवास ने अपना जो पढ़ाई शिक्षा प्राप्त करी है, बीए ऑनर्स किया, याद रखिए, वो कहां से किया? मैसूर विश्वविद्यालय से किया। ठीक है। लेकिन अपना एमए कहां से किया? मास्टर डिग्री इन्होंने करी बॉम्बे विश्वविद्यालय से। और यहां सर ये कहां पहुंचे? सीधा पहुंचे अपनी उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पहुंचे। ठीक है। तो 3 विश्वविद्यालयों के नाम याद होने चाहिए एम एन श्रीनिवास को पढ़ते समय: मैसूर विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है। इन तीनों ही विश्वविद्यालयों ने एम एन श्रीनिवास की योग्यता में और उनकी शिक्षा में अहम रोल योगदान दिया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम एन श्रीनिवास क्या हुआ? अब कई विश्वविद्यालयों में इन्होंने अपने अध्ययन किया। जब भारत लौटे तो भारत में लौटकर इन्होंने अपना अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। लेकिन प्रश्न ये पूछा गया था कि एम एन श्रीनिवास ने किस विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की। वैसे तो भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है जीएस घुरिये साहब को, गोविंद सदाशिव घुरिये जी को। लेकिन एम एन श्रीनिवास का सबसे बड़ा योगदान है 2 विश्वविद्यालयों में। कौन से 2 विश्वविद्यालय हैं? एक है दिल्ली विश्वविद्यालय और एक है बड़ौदा विश्वविद्यालय। इन दोनों ही विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? वो है एम एन श्रीनिवास का।
ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन बिगड़ जाता है। तो दिल्ली और आपके बड़ोदरा विश्वविद्यालय में जो समाजशास्त्र की स्थापना हुई है, ठीक है, वो किसने की है? डिपार्टमेंट की स्थापना वो की है एम एन श्रीनिवास ने। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कम, इंटरव्यू में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इसके अलावा, ठीक है, एक ऐसे समाजशास्त्री जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा 1977 में। इसके अलावा जीएस घुरिये के नेतृत्व में बंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया? स्नातकोत्तर किया, हमने पढ़ा भी था। जीएस घुरिये साहब के 4 बड़े महत्वपूर्ण जो रहे हैं विचारक या 4 महत्वपूर्ण समाजशास्त्री रहे हैं, इसलिए शिष्य परंपरा पढ़ी थी हमने। तो जीएस घुरिये साहब के कई सारे शिष्य रहे हैं, तो उसमें से एम एन श्रीनिवासन उनके महत्वपूर्ण शिष्य थे। इसके अलावा इरावती कर्वे, दामले साहब, ये सब कौन है? ये सभी लोग आपके जीएस घुरिये साहब के शिष्य रहे हैं। ठीक है, अब जिनके गुरु ही इतने महान रहे, जिनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है भारत में, उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करी है एम एन श्रीनिवास ने, तो स्वाभाविक सी बात था उनका महान होना भी स्वाभाविक था। इरावती कर्वे भी खूब महान समाजशास्त्री रही और भारत की पहली महिला समाजशास्त्री मानी जाती हैं। तो जीएस घुरिये के नेतृत्व में ही इन्होंने अपना एमए की डिग्री पूरी करी। बाद में उच्च शिक्षा के लिए कहां चले गए? चले गए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। और ऑक्सफोर्ड में इनकी मुलाकात किससे होती है? इनकी मुलाकात होती है रेडक्लिफ ब्राउन से। पढ़ा था हमने संरचनात्मक प्रकारवादी में। तो रेडक्लिफ ब्राउन और इवान पिचार्ड से मिलकर इन्होंने अपने अध्ययन को आगे बढ़ाया। इसीलिए एम एन श्रीनिवास के विचारों पर 2 लोगों का प्रभाव है। एक तो जीएस घुरिये साहब का, जिनके नेतृत्व में उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री पूरी करी, और अपने जो पीएचडी पूरी करी है वो किसके नेतृत्व में की है? रेडक्लिफ ब्राउन के नेतृत्व में की है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। तो रेडक्लिफ ब्राउन का नाम इसलिए फेमस हो जाता है, और कहीं ना कहीं रेडक्लिफ ब्राउन के का जो प्रभाव है वो एम एन श्रीनिवास के विचारों पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यही कारण है कि जो रेडक्लिफ ब्राउन का दृष्टिकोण है संरचनात्मक प्रकारात्मक, इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया है किसने? एम एन श्रीनिवास ने। अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है वो दृष्टिकोण। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, पूछ लीजिए। नमस्कार नितिन जी, शिल्पा जी नमस्कार, गीता जी नमस्कार। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? चलिए, ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में? एम एन श्रीनिवास के परिचय के बारे में। इसके अलावा एम एन श्रीनिवास ने क्या किया? क्योंकि एम एन श्रीनिवास का योगदान, सबसे बड़ा योगदान है वो है फील्ड स्टडी में। क्योंकि एम एन श्रीनिवास ने पहले बुक स्टडी पढ़ा था, बुक व्यू, और एक होता है फील्ड व्यू। इंडोलॉजी यानी इंडोलॉजिकल अप्रोच, यानी भारत के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके समाज को समझने पर जोर दिया जा रहा था। जैसे लुइस ड्यूमा थे या जीएस घुरिये साहब ने इंडोलॉजिकल अप्रोच को डेवलप किया था। लेकिन एम एन श्रीनिवास ने इंडोलॉजिकल अप्रोच या बुक व्यू से हटकर फील्ड व्यू पर फोकस किया, और एम एन श्रीनिवास ने मैसूर के में स्थित कुर्ग क्षेत्र का अध्ययन किया। इसके अलावा इन्होंने मैसूर क्षेत्र के रामपुरा गांव का भी अध्ययन किया। और यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा था कि एम एन श्रीनिवास ने जिस रामपुरा गांव का अध्ययन किया था उसका असली नाम क्या था? उसका असली नाम था कोडागहल्ली। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि हम सबको रामपुरा गांव के बारे में जानकारी है, किताबों में कई बार हम पढ़ते हैं, लेकिन रामपुरा गांव का असली नाम क्या था? कोडागहल्ली नाम था। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट ने पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये फील्ड वर्क पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया है, चाहे वो कुर्ग क्षेत्र का अध्ययन हो, चाहे वो रामपुरा क्षेत्र का अध्ययन हो। फील्ड स्टडी, क्षेत्र पर जाकर अध्ययन करने पर ज्यादा जोर दिया है किसने? एम एन श्रीनिवास ने। ठीक है, अब एम एन श्रीनिवास ने कई सारी अवधारणाएं दी हैं। सबसे फेमस अवधारणा जिसने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया वो है संस्कृतिकरण की अवधारणा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है वो है पश्चिमीकरण की अवधारणा। ये संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण वो टॉपिक हैं जिसे आपने बीए में, एमए में हर बार पढ़ा होगा, इसलिए आपके नया कुछ भी नहीं है इसमें। तीसरा है लोकीकरण की अवधारणा, प्रभु जाति की अवधारणा, फैलाव की अवधारणा। ठीक है, ये सारी अवधारणा किसने प्रतिपादित की हैं? ये अवधारणा प्रतिपादित की है एम एन श्रीनिवास ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं किताबों की बात। तो ये बड़ी फेमस किताब है जो इनकी पहली किताब मानी जाती है, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, 1942 में किताब आई। लेकिन सबसे चर्चित किताब है वो है इंडियाज विलेज। ठीक है, 1955 में आई थी। हमने ग्रामीण समाजशास्त्र पढ़ा था, यूनिट नंबर 6 एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में, उसमें भी हमने देखा था। अब यहाँ पे बात याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, इस किताब से मिलती जुलती कई सारी किताबें हैं, जैसे इंडियन विलेज। तो इंडियन विलेज किसकी रचना है? एससी दुबे साहब की रचना है, श्यामचरण दुबे साहब की रचना है। ठीक है, इंडियाज विलेज किसकी रचना है? इंडियाज विलेज एम एन श्रीनिवास की रचना है।
और विलेज इंडिया किसकी रचना है? मैकिम मेरिट की रचना है, जिन्होंने किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया था। तो 3 किताबें ऐसी हैं जो मिलती जुलती हैं, इंडियाज विलेज, इंडियन विलेज और विलेज इंडिया। इंडियाज विलेज एम एन श्रीनिवास की है, इंडियन विलेज एस सी दुबे साहब की है और विलेज इंडिया मैकिम मेरिट की है। यहां तक क्लियर हुआ? तो यहां से कंफ्यूजन नहीं होना है, जो किताब मिलती जुलती होती हैं वहां से पेपर बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसके अलावा एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न आए थे। उसमें इंडियाज विलेज जो पुस्तक है, ये नहीं पूछा था किसकी है, ये पूछा था पब्लिश कब हुई थी। तो 1955 में पब्लिश हुई थी। और 1955 का वर्ष ऐसा वर्ष है जिस समय हमें ग्रामीण समाज शास्त्र पर सबसे ज्यादा किताबें आई थी। इस समय चाहे वो एम एन श्रीनिवास की हो, चाहे एस सी दुबे साहब की हो, मैकिम मेरिट की हो, कई लोगों ने अपनी रचनाएं प्रकाशित की हैं 1955 में ग्रामीण समाज शास्त्र पर। इसलिए 1955 का जो वर्ष है वो ग्रामीण समाज शास्त्र के लिए स्वर्णिम काल माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा कास्ट इन मॉडर्न इंडिया इन अदर एसेस 1962 में ये किताब आई। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, पीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया ये बड़ी फेमस किताब है, एम एन श्रीनिवास की, 1966 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, द रिमेंबर्ड विलेज। अब देखिए ये जो किताब है द रिमेंबर्ड विलेज, ये क्या है, इसकी कहानी को थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि एम एन श्रीनिवास ने बहुत लंबे समय तक, ठीक है, सालों तक फील्ड स्टडी करी है और उनके जो फील्ड स्टडी के नोट्स थे उसमें आग लग गई और आग लगने से वो पूरे नोट्स क्या हो गए, उनके जो दस्तावेज थे वो पूरे जल गए, उनकी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। बाद में उन्होंने अपनी याददाश्त के आधार पर जो फील्ड वर्क किया था, अपनी याददाश्त के आधार पर एक किताब लिखी। उसी किताब का नाम था द रिमेंबर्ड विलेज, जो इनकी याददाश्त पर आधारित है। क्योंकि इनका जो फील्ड वर्क था, क्योंकि उस समय कंप्यूटर तो होता नहीं था, देखिए कोई आपके डाटा सेव कर लेंगे आप, हर चीज हाथों से लिखी जाती थी। तो उन्होंने अपनी डायरी जो डायरी में लिखा था, जो फील्ड वर्क किया था, वो सारा दस्तावेज जल गया था। जलने के बाद इन्होंने केवल जो अपना सालों का फील्ड वर्क जो उनको याद रहा, उस याद की हुई चीजों को इन्होंने अपनी किताब में लिखा और 1976 में ये किताब लिखी द रिमेंबर्ड विलेज नाम से। इसलिए किताब आज भी चर्चा में मानी जाती है। ये ठीक है, किसकी याददाश्त पर आधारित है? ये एम एन श्रीनिवास की याददाश्त के आधार पर लिखी किताब है, जो उनको याद रह गया, इतने सालों का अध्ययन, फील्ड वर्क, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वो किताबें हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा द डोमिनेंट कास्ट इन अदर एसेस, रामपुरा गांव का अध्ययन किया था और आपके डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा दी थी, प्रभु जाति की अवधारणा। पहले ये आर्टिकल के रूप में था, बाद में ये किताब के रूप में आया था। इसके अलावा विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड 1966 में किताब आती है और द इंडियन सोसाइटी ऑफ पर्सनल राइटिंग 1986 में आती है। लेकिन 4-5 किताबें ऐसी हैं जहां से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो इंडियाज विलेज हो, चाहे विलेज आपके द रिमेंबर्ड विलेज हो, ठीक है, या द सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया हो। ये तीनों किताब ऐसी हैं जो कई बार रिपीट होती रहती हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आते हैं, शुरुआत करते हैं इनके एक एक दृष्टिकोण से, एक एक सिद्धांतों से। यहां तक जो भी हमने पढ़ा, कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ठीक, शुरुआत करते हैं संरचनात्मक प्रकारवाद से। अब संरचनात्मक प्रकारवादी है कि नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि एम एन श्रीनिवासन का दृष्टिकोण, एम एन श्रीनिवास का दृष्टिकोण क्या है या किस अप्रोच को अपनाया है उन्होंने संरचनात्मक प्रकारवाद को अपनाया। क्यों अपनाया? स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि शिष्य किसके हैं? वो हैं शिष्य आपके रेडक्लिफ ब्राउन के। तो उनके गुरु रेडक्लिफ ब्राउन है और रेडक्लिफ ब्राउन का सबसे बड़ा योगदान है संरचनात्मक प्रकारवाद में। और रेडक्लिफ ब्राउन ने भी समाज को किस रूप में देखा था? रेडक्लिफ ब्राउन ने भी समाज को एक व्यक्ति के शरीर की भांति देखा है, जीवित इकाई की तरह देखा है। उसी प्रकार एम एन श्रीनिवास का मानना यह था कि समाज भी क्या है? जीवित शरीर की तरह है। जिस प्रकार शरीर के अलग अलग अंग होते हैं और शरीर के सभी अंग मिलकर काम करते हैं ताकि शरीर क्या रहे? शरीर जीवित रहे। ऐसे ही समाज के भी अपने अपने अलग अलग अंग होते हैं, अलग इकाइयां होती हैं, जाति है, परिवार है, धर्म है, और सभी क्या करते हैं? सभी अपना काम करते हैं ताकि समाज में संतुलन बना रहे, समाज की व्यवस्था बनी रहे। यानी जो दृष्टिकोण रेडक्लिफ ब्राउन का है वही दृष्टिकोण अपनाया है किसने अपने अध्ययन में? वो है एम एन श्रीनिवास ने। ठीक है, अब एम एन श्रीनिवास का मानना था कि समाज की हर संस्था, चाहे वो शादी है, विवाह है, परिवार है, नातेदारी है, कोई ना कोई अपना काम करती है। हर संस्था का अपना कोई ना कोई काम होता है संरचना में, ताकि व्यवस्था बनी रहे। यदि समाज में कोई बदलाव आता है तो क्या होती है? जैसे कोई संस्कृतिकरण आया या कोई भी बदलाव आता है, चेंजेस आता है, तो संरचना नष्ट नहीं होती है, संरचना
नष्ट नहीं होती, बल्कि संरचना क्या करती है, अपने आप को ढालने की कोशिश करती है, हमेशा अनुकूलन करने की कोशिश करती है, और इसी अनुकूलन करने के दौरान समाज में परिवर्तन भी आते हैं, और संस्कृतिकरण यही अनुकूलन का एक तरीका है। तो संस्कृतिकरण के चलते समाज में परिवर्तन आना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब समाज में ऊंच नीच की भावना बढ़ जाती है, जब समाज में व्यवस्थाएं काम नहीं कर पाती हैं, संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, जातिगत संघर्ष बढ़ने लगता है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था अपने आप को अनुकूलन करने के लिए क्या करती है, कुछ फेरबदल करती है ताकि व्यवस्था बनी रहे। क्लियर? तो ये सब काम ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए बड़ा फेमस स्टेटमेंट दिया एमएस श्रीनिवास ने कि समाज स्थिर मशीन नहीं है, बल्कि एक कार्यशील तंत्र है। ठीक है, एक चलता फिरता पूरा सिस्टम है, ये कोई स्थिर मशीन नहीं है कि अपने बैठे बैठे काम कर रही है, ऐसा नहीं होता है, अपडेट होती रहती है वो हमेशा समय के साथ साथ। क्लियर? तो ये विचार है किसका, एमएस श्रीनिवास का। और कहीं ना कहीं इनका मूल विचार नहीं है, ये जिसके मार्गदर्शन में आपने अध्ययन किया है, हायर स्टडी करी है, रेडक्लिफ ब्राउन, तो उनके विचारों से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं उनका ये विचार झलकने को देखने को मिलता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो याद रखिएगा एमएस श्रीनिवास कौन है, संरचनात्मक प्रकारवादी हैं। ठीक है, और इनका दृष्टिकोण स्टेटमेंट बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि समाज स्थिर मशीन नहीं है, बल्कि कार्यशील तंत्र है। ये स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम में, बहुत कम किताबों में आपको देखने को मिलता है ये स्टेटमेंट। अब आता है बुक व्यू और फील्ड व्यू को लेकर। तो अभी तक भारत में क्या था, भारत में अभी तक हम देखते हैं कि लुईस डूमा हैं या जीएस घुरिये, जिन्हें भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। तो उस समय तक क्या था, श्रीनिवास से पहले जो भारतीय समाज को समझने के लिए उपनिषदों का, ग्रंथों का, मनुस्मृतियों का, ग्रंथों का सहारा लिया जा रहा था। एमएस श्रीनिवास ने इसको चुनौती दी। ठीक है, यानी अभी तक भारत में कौन सा दृष्टिकोण हावी है भारतीय समाज को समझने का, वो है बुक व्यू। बुक व्यू मतलब पुस्तक दृश्य, यानी इसको हम इंडोलॉजी कहते हैं। जैसा कि जीएस घुरिये साहब ने कहा था, इंडोलॉजी के जनक माने जाते हैं, कि भारतीय विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य कहते हैं, जिसमें जीएस घुरिये साहब का यह मानना था कि भारतीय समाज को समझना है तो पश्चिम के दृष्टिकोण से मत देखिए। भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, मनुस्मृतियां हैं या स्मृतियां हैं, ठीक है, जो भी रचनाएं लिखी गई हैं, उस दृष्टिकोण से, पुराण हैं, वेद हैं, उनके दृष्टिकोण से भारतीय समाज को समझिए। इसी को कहा जाता है बुक व्यू, यानी पुस्तकीय दृष्टिकोण। लेकिन एमएस श्रीनिवास इस बात को नहीं मानते। तो बुक व्यू क्या कहता है, जिसे हम इंडोलॉजी कहते हैं, कि ग्रंथों में जो लिखा गया है उसी आधार पर भारत में समाज को समझना चाहिए, क्योंकि वही वास्तविकता है, वही रियलिटी है। लेकिन एमएस श्रीनिवास ने कहा कि नहीं, वो कहते हैं ये तो आदर्शवादी है, अधूरा है। यानी बुक व्यू क्या है, अपने आप में आदर्शवादी है, अधूरा है। ये किसका स्टेटमेंट है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य या इंडोलॉजी या पुस्तकीय दृष्टिकोण या बुक व्यू अधूरा है, ठीक है, या आदर्शवादी है, ये किसने कहा है? ये एमएस श्रीनिवास ने कहा है। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि बुक व्यू से काम नहीं चलेगा, आप फील्ड में उतर के काम कीजिए। इसलिए इनका कहना यह था कि समाज को अगर समझना है तो पंडितों की किताब के बजाय गांव में जाकर लोगों के बीच में रहना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट भी है और एक वर्ग विशेष के विरुद्ध इनका दिया गया विचार भी है। विवाद क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि ये खुद ब्राह्मण है, इससे फर्क नहीं पड़ा इनको। लेकिन किसी दूसरी जाति की व्यक्ति ने अगर ये शब्द का इस्तेमाल किया होता कि पंडितों की किताब, तो विरोध हो जाता। लेकिन ये खुद पंडित हैं, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ है, तो फर्क पड़ा नहीं। तो पंडितों की किताबों में उलझने के बजाय हमें फील्ड में उतरकर काम करना चाहिए। ये किसका विचार है? एमएस श्रीनिवास का विचार है। इसी को फील्ड व्यू कहा जाता है। इन्होंने कहा कि किताबों में जो लिखा है वो वास्तविक नहीं है। किताबों में लिखा गया है जाति स्थिर होती है, जो कभी नहीं जाती उसे कहते हैं जाति, जाति को तो बदल नहीं सकते, ये लिखा गया है। लेकिन फील्ड में ऐसा नहीं है। इन्होंने बताया फील्ड में जाकर देखा कि निम्न जातियां अपनी स्थिति को सुधारने के लिए संस्कृतिकरण कर रही हैं। यानी किताबों में आप कह रहे हैं कि जातियां स्थिर होती हैं, लेकिन फील्ड में जाकर देखिए बदलाव दिखाई देगा आपको, जहां निम्न जातियां उच्च जातियों का अनुसरण कर रही हैं और अपना पदमूलक परिवर्तन कर रही हैं। यानी जो किताबों में लिखा है वो रियलिटी नहीं है, वो वास्तविक नहीं है। ठीक है, ये जो विचार है यही है फील्ड व्यू, कि समाज को अगर समझना है तो जमीन पे उतरिए, गांव में जाकर अध्ययन कीजिए, समाज में रहकर अध्ययन कीजिए, लोगों के बीच में जाकर स्टडी कीजिए। केवल 2000 साल पहले, 1500 साल पहले लिखी गई किताबों से, पंडितों की किताबों से समाज को आप नहीं समझ सकते। ये किसका विचार है? एमएस श्रीनिवास का विचार है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो दो दृष्टिकोण समझ में आ गए। कौन कौन से? संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण इनका क्या है, और दूसरा
बुक व्यू और फील्ड व्यू को लेकर इनके क्या विचार हैं। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। बहुत सिंपल भाषा में पढ़ना है, बहुत सिंपल चीजें हैं, ऐसा नहीं है। कारण क्या, हम किताबों से पढ़ते हैं और अनावश्यक किताब पढ़ लेते हैं। जैसे अरविंद पब्लिकेशन की किताब आती है, हर स्टूडेंट याद रखिए कवर पेज देख के किताब खरीदता है, समस्या ये है। और कवर पेज में देख लिया कितनी मोटी किताब है, और 10 की 10 यूनिट है, उठा लो किताब और पढ़ना शुरू कर दो। देखा ही नहीं कि अंदर का मैटर क्या है और लिखने वाला कौन है। पब्लिकेशन किताबों से अच्छा है आप थिंकर की किताब पढ़िए। कम से कम उन लोगों ने अपना जीवन तो लगाया है विषय बनाने में। या BL जोशी हैं, या जो भी आप देखते हैं थिंकर हैं, उनको किताबों को पढ़िए, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी स्टडी रही है उस क्षेत्र में, स्कॉलर हैं वो अपने आप में। ठीक है, तो पब्लिकेशन किताबों को पढ़कर डेटा याद करने से एग्जाम नहीं निकलने वाला, याद रखिएगा। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको संरचनात्मक प्रकारवाद क्या है वो क्लियर नहीं होगा, आपको बुक व्यू फील्ड व्यू में अंतर क्लियर नहीं होगा, आपको जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि लौकिकीकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, संस्कृतिकरण की अवधारणा में MS श्रीनिवास क्या कहना चाहते हैं, उनका सोच क्या है, केवल रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला। चलिए अब आते हैं संस्कृतिकरण की अवधारणा। यहां तक क्लियर है सभी को? कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, पूछ लीजिए। जो भी आपका प्रश्न है, जो भी आपका क्वेश्चन है, पूछ लीजिए। आ रहा, क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब आते हैं संस्कृतिकरण की अवधारणा से। संस्कृतिकरण की अवधारणा क्या बताती है? ठीक है, आपने एक टॉपिक पढ़ा था सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी होती है। लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि सामाजिक गतिशीलता में जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जाति बंद वर्ग है, जाति बंद होती, जाति में बंद गतिशीलता होती है, क्योंकि जाति एक बंद समाज है, वहां पर गतिशीलता संभव नहीं है, जबकि वर्ग में गतिशीलता ज्यादा होती है। यही हम पढ़ते हैं सामाजिक गतिशीलता में। लेकिन MS श्रीनिवास ने इसका खंडन किया। MS श्रीनिवास कहते हैं ऐसा नहीं है, जातियों में भी गतिशीलता होती है। तो जातियों की गतिशीलता को समझाने के लिए या इसका अध्ययन करने के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया किसने? MS श्रीनिवास ने। तो MS श्रीनिवास की जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है वो क्या दर्शाती है? वो जाति गतिशीलता को स्पष्ट करती है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं, ये इंटरव्यू में प्रश्न बनते हैं। इंटरव्यू में आपसे कोई बड़ी बड़ी व्याख्या नहीं पूछने वाले हैं, आपसे क्वेश्चन बन सकता है MS श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा का महत्व क्या है या क्या दर्शाती है, उसका दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, एक लाइन में बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि समाज में जाति गतिशीलता को स्पष्ट करने का या देखने का तरीका है संस्कृतिकरण। तो संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज में होने वाली जाति गतिशीलता को व्यक्त करती है। और इस अध्ययन को किया कैसे? क्योंकि याद रखिएगा MS श्रीनिवास किताबों की बात नहीं करते हैं, वो फील्ड में उतर के काम करते हैं, वो वास्तविक रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं फील्ड स्टडी के माध्यम से। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, 1952 में, ठीक है, आपके समुदाय का, मैसूर के कुर्ग लोगों का अध्ययन किया और एक किताब लिखी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमॉन्ग द कुर्ग साउथ इंडिया। तो कुर्ग समुदाय का अध्ययन किया कर्नाटक में, मैसूर में, और वहां पर अध्ययन करके ये किताब लिखी 1952 में। और इसी किताब में उन्होंने पहली बार संस्कृतिकरण शब्द को इस्तेमाल किया, प्रयोग किया था। ये संस्कृतिकरण हमें क्या बताता है? जाति गतिशीलता को प्रदर्शित करता है कि समाज में जातियों में किस प्रकार से मोबिलिटी या गतिशीलता पैदा हो रही है, जातियों में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है, जातियों में किस प्रकार से पदमूलक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब यहां पे महत्वपूर्ण चीज याद रखिए, शुरुआत में संस्कृतिकरण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था MS श्रीनिवास ने, शुरुआत में ब्राह्मणीकरण शब्द का इस्तेमाल किया था। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, याद रखिएगा। तो MS श्रीनिवास ने शुरुआत में संस्कृतिकरण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ब्राह्मणीकरण शब्द का इस्तेमाल किया था। और शब्द का इस्तेमाल करने से क्या हुआ? आलोचना पैदा हो गई, स्वाभाविक सी बात है। तो फिर उन्होंने क्या किया? इन्होंने नाम चेंज करके संस्कृतिकरण कर दिया। तो ब्राह्मणीकरण शब्द के स्थान पर क्या इस्तेमाल किया जाने लगा? संस्कृतिकरण शब्द। और सही बात थी, देखा जाए तो सही था। अगर वो ब्राह्मणीकरण शब्द का इस्तेमाल करते तो ये अवधारणा अधूरी साबित होती, क्योंकि बाद में स्टडी में इन्होंने खुद पाया, MS श्रीनिवास की स्टडी में, कि ऐसा नहीं है कि हमेशा सभी जातियां ब्राह्मणों का अनुसरण कर रही हैं। बाद में इनका जो डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा जब आती है तो ये मालूम पड़ता है कि हर जाति अपने से ऊपर वाली जाति का अनुसरण करती है। अब वो जरूर नहीं कि ब्राह्मण हो, वो क्षत्रिय भी हो सकता है। इसलिए ब्राह्मणीकरण शब्द का इस्तेमाल ना करना सबसे सही निर्णय रहा किसका? MS श्रीनिवास का। तो ब्राह्मणीकरण शब्द के स्थान पर क्या इस्तेमाल किया? संस्कृतिकरण शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है कि MS श्रीनिवास ने ये ब्राह्मणीकरण शब्द क्या इजाद किया था? नहीं, ये इन्होंने दूसरी अवधारणा से लिया था।
इसका मतलब ब्राह्मणीकरण शब्द अवधारणा पहले आ चुकी थी। तो ब्राह्मणीकरण शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? AIN ने किया था। याद रखिएगा, यहीं से विचार ले लिया था किसने? आपके एम एन श्रीनिवास ने। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी? तो एम एन श्रीनिवास मत लगा दीजिएगा, आपके AIN ने ये अवधारणा प्रस्तुत करी थी। अब ब्राह्मणीकरण से मिलती जुलती एक और अवधारणा है, वो है क्षत्रियकरण। क्षत्रियकरण की अवधारणा किसने दी है? ये दी है SK श्रीवास्तव ने। जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। संस्कृतिकरण किसने दिया? एम.एन. श्रीनिवास ने। ब्राह्मणीकरण AIN ने। और क्षत्रियकरण की अवधारणा किसने दी है? SK श्रीवास्तव ने। लेकिन क्षत्रियकरण की अवधारणा के लिए उन्होंने किस क्षेत्र का अध्ययन किया? क्षत्रियकरण की अवधारणा उन्होंने दी है नैनीताल की थारू जनजाति का अध्ययन करते हुए। कौन सी जनजाति का? थारू जनजाति का अध्ययन करते हुए SK श्रीवास्तव ने क्षत्रियकरण की अवधारणा दी है। तो 3 अवधारणाओं वाले क्वेश्चन आ सकते हैं जोड़ी बनाने में, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए वापस आते हैं संस्कृतिकरण पर। अब संस्कृतिकरण है क्या? इसे एम.एन. श्रीनिवास ने परिभाषित किया है। इस परिभाषा को अच्छे से समझ लीजिए, इसकी विशेषताओं को समझ लीजिए, चीजें आसान हो जाएंगी, पेपर कभी गलत नहीं होगा संस्कृतिकरण को लेकर। तो एम.एन. श्रीनिवास ये कहते हैं कि जब कोई निम्न जाति या जनजाति, केवल जाति की बात नहीं हो रही है, ट्राइब्स की बात भी हो रही है, जब कोई निम्न जाति या जनजाति दुज जाति का मतलब केवल ब्राह्मण नहीं है, केवल क्षत्रिय नहीं है, अपने से ऊपर वाली जाति का। दुज जाति मतलब अपने से ऊपर, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, उनको दुज कहा जाता है। दुज जाति की जीवन शैली, पूजा पद्धति आदि को अपनाती है, तो इसे ही संस्कृतिकरण कहा जाता है। अब यहाँ पे दोष देखिए, अवधारणाओं को समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। यहाँ केवल कास्ट सिस्टम की बात नहीं हो रही है, कास्ट के साथ साथ ट्राइबल सोसाइटी की बात भी हो रही है, जाति या जनजाति। दूसरा, यहां बात हो रही है दुज जाति की, केवल क्षत्रिय की बात नहीं हो रही है, केवल ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है, केवल आपके वैश्य की बात नहीं हो रही, तीनों की बात हो रही है। क्योंकि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दुज कहा जाता है, शूद्र को दुज शामिल नहीं किया जाता। यानी हमेशा अपने से ऊपर वाली जो जातियां हैं उनका अनुसरण करना, जिनका दर्जा हमसे ऊपर होता है उनका अनुसरण करना ही क्या है? यह है आपका श्रीनिवासन के अनुसार उनके रीति रिवाजों का, उनकी पूजा पद्धति का, उनकी खान पान का, उनकी जीवन शैली का अनुसरण करना। ठीक है? जैसे अंग्रेज भारत में आए तो भारत के कई सारे पढ़े लिखे लोगों ने धोती कुर्ता छोड़कर, ठीक है, सूट बूट पहनना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज सिर पे हैट लगाते थे तो भारतीयों ने भी हैट लगाना शुरू कर दिया। अंग्रेज हाथों में छाता लेके चलते थे या छड़ी लेके चलते थे तो भारतीयों ने भी छड़ी और छाता लेकर चलना शुरू कर दिया। ठीक है? यानी हमेशा हम क्या होता है, क्योंकि हम अंग्रेजों ने हमें ऊपर साबित किया कि वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता की भावना थी अंग्रेजों में, अपने आप में अहंकार था, तो भारतीयों ने भी इसी श्रेष्ठता की भावना को अपना लिया कि हम पढ़े लिखे हैं तो हमें अंग्रेजों की तरह दिखना चाहिए, तभी लोग हमें पढ़ा लिखा मानेंगे। ठीक है? जैसे भारत में होता है ना कि आपके पास ज्ञान हो या ना हो, लेकिन अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो लोग आपको पढ़ा लिखा मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या हुआ, हम अगर दूसरी जाति के जीवन शैली को, रीति रिवाजों को मानेंगे तो समाज में हमारा स्थिति अच्छी हो जाएगी। यही सोच संस्कृतिकरण को बढ़ावा देती है। ठीक है? तो एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की ये परिभाषा है। अब संस्कृतिकरण की विशेषताएं क्या है? पेपर यहां से बिगड़ता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, या संस्कृतिकरण के संदर्भ में एम.एन. श्रीनिवास का क्या विशेष विचार है। ऐसे क्वेश्चन बिगड़ जाते हैं, तो ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल भाषा है। तो पहली बात तो संस्कृतिकरण की पहली विशेषता यह है कि ये जाति गतिशीलता को प्रदर्शित करती है। दूसरा, ये दो तरफा प्रक्रिया है। आगे जाकर अध्ययनों में दो तरफा दिखा, लेकिन शुरुआत में जब एम.एन. श्रीनिवास ने अपना विचार प्रकट किया था 1952 में, तब उन्होंने केवल इसको एक तरफा प्रक्रिया माना था, जिसमें निम्न जातियां हमेशा दुष्ट जातियों के रीति रिवाजों का, सिद्धांतों का या जीवन शैली का अनुसरण करती हैं। यानी शुरुआत में एम.एन. श्रीनिवास ने इसको एक तरफा प्रक्रिया माना, लेकिन आगे जाकर इसको दो तरफा प्रक्रिया के रूप में देखा गया। इसके अलावा संस्कृतिकरण का संबंध केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू में ही संस्कृतिकरण होता है, ट्राइबल सोसाइटी में भी संस्कृतिकरण होता है, मुस्लिम समाजों में भी संस्कृतिकरण देखने को मिलता है। तीसरा, संस्कृतिकरण के द्वारा समाज में पदमूलक परिवर्तन होता है, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है। अब समाज में जाति व्यवस्था में जो जाति नीचे है वो जाति हमेशा नीचे ही रहेगी, उसके लोग ऊपर आ सकते हैं संस्कृतिकरण के द्वारा, लेकिन आपकी जाति ऊपर नहीं आ सकती है। आपकी स्थिति बदल सकती है, आपका पद बदल सकता है, लेकिन पूरी जाति का संरचना में कोई बदलाव आएगा? इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। मान लीजिए किसी समुदाय, कोई जाति समुदाय है जिसकी स्थिति समाज में नीचे है, उस जाति समुदाय का व्यक्ति
ऊंची जाति के रीति रिवाजों को मानने लगता है, जीवन शैली को अपनाने लगता है, शिक्षा का स्तर को बढ़ा लेता है, तो हो सकता है 100-150 सालों में उसके परिवार की स्थिति ऊपर आ जाए। ठीक है, वो अपने आप को अपनी ऊंची जाति का साबित करने लगे, लेकिन उसकी जाति तो नीचे ही रहेगी ना, उसकी जाति में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसका केवल पद बदला है, संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये संस्कृतिकरण की विशेषता होती है। इसके अलावा संस्कृतिकरण में 2 प्रकार के विचार देखने को मिलते हैं। कभी कभी लोग उसको संस्कृतिकरण का प्रकार समझ लेते हैं, जबकि गलत है। एम एस श्रीनिवास ने 2 प्रकार के संस्कृतिकरण की बात की है, लेकिन टाइप नहीं बताए हैं, केवल विचार रखा है। एक होता है सदावी और एक होता है दिखावटी। ठीक है, सादगी भरा होता है, यानी जब आप कोई जाति के वास्तव में क्या करते हैं, ऊंची जाति के मूल्यों को अपनाते हैं। ठीक है, ये उनकी जो वैल्यूज होती है उनको अपनाते हैं रियलिस्टिक रूप में, वास्तविक रूप से, तो इसे कहते हैं सादवी। लेकिन एक होता है दिखावटी। दिखावटी मतलब क्या होता है, हम उनको मूल्यों को नहीं अपनाते, हम उनके कपड़े पहनने का तरीका क्या है, कैसे बात करते हैं, बोलचाल का तरीका कैसा है, पहनावा कैसा है, ठीक है, इनकी घरों में इनके जूते कैसे पहनते हैं, सिर पे टोपी कैसे पहनते हैं, केवल दिखावटी चीजों को हम जब हम अनुसरण करते हैं तो इसे कहते हैं क्या, दिखावटी संस्कृतिकरण। तो संस्कृतिकरण में दोनों चीजें होती हैं, यही है संस्कृतिकरण की अवधारणा। लेकिन संस्कृतिकरण को लेकर विचारकों में हमेशा क्या रहा, ठीक है, मतभेद रहे हैं। डॉक्टर योगेंद्र सिंह का कहना यह था कि संस्कृतिकरण क्या है, इसको अग्रिम समाजीकरण कहा है। क्या कहा है, अग्रिम समाजीकरण, यानी जो हम बनना चाहते हैं उसकी तैयारी हम पहले ही करने लगते हैं, इसे ही अग्रिम समाजीकरण कहा जाता है। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि एम एस श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा को अग्रिम समाजीकरण किसने कहा है, तो आंसर क्या आएगा, योगेंद्र सिंह ने कहा है। ठीक है, डीएन मजुमदार ने क्या कहा है, जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो संस्कृतिकरण को क्या नाम दिया, अग्रिम समाजीकरण कहा योगेंद्र सिंह ने, लेकिन विसंस्कृतिकरण कहा है किसने, वो कहा है मजुमदार ने। तो जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन बिगड़ जाते हैं, या कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आता है कि भाई संस्कृतिकरण की अवधारणा या एम एन श्रीनिवास की संस्कृतिकरण को विसंस्कृतिकरण की संज्ञा किसने दी है, तो आंसर क्या आएगा, डीएन मजुमदार ने। डॉक्टर नवविदेश्वर प्रसाद ने क्या कहा है, इसे कुलीनीकरण की अवधारणा कहा है, कुलीनीकरण कहा है संस्कृतिकरण को। ठीक है, बी कप्पू स्वामी ने क्या कहा है, इसे संदर्भ समूह कहा है। क्या कहा है, रेफरेंस ग्रुप यानी संदर्भ समूह। दामले का कहना क्या था, दामले कौन है, याद रखिएगा जीएस घुरिया के शिष्य हैं, पढ़ा था हमने। दामले ने कहा कि वास्तव में संस्कृतिकरण के स्थान पर क्या शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, संदर्भ समूह शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं जो आप बनना चाहते हैं उसकी तरह आप कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था रेफरेंस ग्रुप के बारे में, समूह वाले के प्रकारों में, यूनिट नंबर 1 में, कि व्यक्ति जो बनना चाहता है वो उसका रेफरेंस ग्रुप होता है, संदर्भ समूह। यानी जिस समूह का व्यक्ति सदस्य नहीं है लेकिन सदस्य बनने की उम्मीद करता है और उसके हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, ये उसका संदर्भ समूह कहलाता है। तो दामले साहब का भी यही कहना है कि ये संदर्भ समूह अधिक लगता है, संस्कृतिकरण की जगह संदर्भ समूह शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। तो संस्कृतिकरण की आलोचना नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी अवधारणाओं के रूप में उसको व्यक्त करने का प्रयास किया है। जैसे नवविदेश्वर प्रसाद कहते हैं कि नहीं, संस्कृतिकरण नहीं कहना चाहिए, इसको कुलीनीकरण कहना चाहिए। मजुमदार साहब कहते हैं कि नहीं, इसे विसंस्कृतिकरण कहना चाहिए। ठीक है, इसके लिए या पुनः संस्कृतिकरण कहना चाहिए। वहीं आपके योगेंद्र सिंह कहते हैं कि नहीं, इसे अग्रिम समाजीकरण कहना चाहिए। तो हर व्यक्ति ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं संस्कृतिकरण की अवधारणा पर। एडमंड लिंच थोड़े अलग हटके कहते हैं। एडमंड लिंच ने आगरा की जाटवों का अध्ययन किया था, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो आगरा की जाटव जाति का अध्ययन किया है किसने, एडमंड लिंच ने। और एडमंड लिंच का यह कहना था कि श्रीनिवासन की जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है वो क्या है, वो अस्पष्ट है। अब यहीं से क्वेश्चन आता है, एम एन श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा अस्पष्ट है, यह कथन किसका है, यह कथन है एडमंड लिंच का, जिन्होंने आगरा की जाटव जाति का अध्ययन किया। इनका कहना यह था कि एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि व्यक्ति अपनी संस्कृति को चेंज करता है, अपनी जाति व्यवस्था में पदमूलक परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, अपने कल्चर को चेंज करता है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले व्यक्ति अपनी राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है। पहले व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, पहले व्यक्ति राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसके बाद फिर वो सांस्कृतिक परिवर्तन पर जोर देता है। ठीक है, इसका मतलब सांस्कृतिक परिवर्तन या संस्कृतिकरण बात की बात है। पहले व्यक्ति हमेशा अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है। ठीक है, कल्चरल चेंज बाद में लाने की कोशिश करेगा, अपने समाज में अपनी स्थिति को बाद में बदलने की कोशिश करेगा।
ये अगर पैसा ही नहीं होगा, राजनीतिक शक्ति ही नहीं होगी, तो फायदा क्या मिलेगा उसको? केवल संस्कृति चेंज करने से होना क्या है, या ऊंची जाति का दर्जा मिलने से हो क्या जाएगा अगर उसके पास पैसा ही नहीं है? तो उन्होंने अपने अध्ययन में यही बताया कि वर्तमान में जो आगरा में जाटव जाति है, उसने अपने आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश पहले की है, ना कि संस्कृतिकरण करने की। तो ये जो अध्ययन है एडमंड लिंच का, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में जाटव जाति का अध्ययन किसने किया? एडमंड लिंच ने किया था। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? और एम एन श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा को अस्पष्ट किसने कहा है? एडमंड लिंच ने कहा है। तो क्वेश्चन संस्कृतिकरण पढ़ते समय पूरा दिमाग खोलकर बहुत सिंपल भाषा में पढ़िए, चीजें याद हो जाएंगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ठीक है, पूछिए सभी लोग। आ रहा है समझ में यहां तक? तो संस्कृतिकरण आया नहीं आया बताइए। तो एम एन श्रीनिवास की सबसे मूल विचार है, याद रखिएगा, यही वो विचार है जिसने इन्हें महान समाजशास्त्रियों में शामिल करा दिया। तो इसलिए कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें संस्कृतिकरण पर थॉट ना पूछे जाते हो, क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं। तो सभी लोग या तो बताइए, कोई भी डाउट है क्वेश्चन पूछिए, लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो जो भी आपका डाउट है संस्कृतिकरण की अवधारणा को लेकर, या जो अभी तक हमने पढ़ा है एम एन श्रीनिवास के बारे में, उसको लेकर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, बताइए। हाँ, शिल्पा जी, दीप्ति जी, कविता जी, नितिन जी, गीता जी, ठीक है, क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है। अब आते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है वो है पश्चिमीकरण। वैसे तो यूनिट नंबर 8 में भी आपके पश्चिमीकरण को शामिल किया गया है, यूनिट नंबर 5 में भी पश्चिमीकरण को शामिल किया गया है। तो पश्चिमीकरण तो आपको वैसे भी कई बार पढ़ना पड़ता है, लेकिन पश्चिमीकरण की मूल अवधारणा किसकी है? यह है एम एन श्रीनिवास की। ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर है, बहुत सही। चलिए, अब पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है? पहली क्वेश्चन एम एन श्रीनिवास ने दी है। तो जैसे आपने देखा, संस्कृतिकरण की अवधारणा क्या बताती है? संस्कृतिकरण की अवधारणा बताती है समाज में हो रहे, ठीक है, समाज में हो रहे जातिगत गतिशीलता को बताती है कि भारतीय समाज में जाति स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तित होती है, जाति में भी गतिशीलता पाई जाती है। ये स्पष्ट किया है संस्कृतिकरण की अवधारणा से। उसी प्रकार भारतीय समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसको स्पष्ट करने के लिए पश्चिमीकरण की अवधारणा दी है। तो समाज में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए पश्चिमीकरण की अवधारणा प्रतिपादित करी किसने? एम एस श्रीनिवास ने। तो हर अवधारणा का एक पर्पस है। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा जाति गतिशीलता को बताती है और पश्चिमीकरण की अवधारणा भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों को स्पष्ट करती है। अब पश्चिमीकरण शब्द का अर्थ क्या है? पश्चिमी संस्कृति के विस्तार, इसी को ही हम पश्चिमीकरण कहते हैं। जैसे आधुनिक विचारों का प्रसार आधुनिकीकरण है, उसी प्रकार पश्चिमी विचारों का प्रसार, पश्चिमी संस्कृति का विस्तार पश्चिमीकरण कहलाता है एम एन श्रीनिवास के अनुसार। अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, थोड़ा सा एक अलग परिभाषा का संदर्भ अलग है। पश्चिमीकरण क्या? यानी पश्चिम के विचारों का पश्चिमी संस्कृति का प्रसार। लेकिन एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि नहीं, पश्चिम के हर विचार का विस्तार पश्चिमीकरण नहीं है। केवल 150 वर्षों के दौरान, याद रखिए, केवल वही परिवर्तन पश्चिमीकरण है जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज पर आया है। याद रखिएगा, पश्चिम का हर विचार भारत में लागू हो जाना या पश्चिम की हर संस्कृति भारत में फैल जाना पश्चिमीकरण नहीं है। याद रखिए, केवल ब्रिटिश शासन के दौरान 150 वर्षों का जो शासन रहा, आखिरी का जो लंबा समय शासन रहा, जहां पर कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति हुई, आधुनिक विचार आए, पश्चिम की कानून लागू हुए, पश्चिम ने हमारे खान पान पहनावे से लेकर शिक्षा सबको बदला। तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारतीय समाज में परिवर्तन आया है उसी को ही पश्चिमीकरण में शामिल किया है। क्लियर? कोई समस्या? तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण परिभाषा बन जाती है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि पश्चिमी विचारों का आगमन होना ही पश्चिमीकरण है, लेकिन ऐसा नहीं है। एम एस श्रीनिवास की पश्चिमीकरण की अवधारणा में जो परिभाषा है वो स्पष्ट है कि 150 वर्षों के दौरान, ब्रिटिश शासन के 150 वर्षों के दौरान भारतीय समाज पर जो बदलाव आया है, भारत के खान पान पर, पहनावे पर, जीवन शैली में, शिक्षा में, राजनीति में, धर्म में जो बदलाव आया है उसी को ही पश्चिमीकरण नाम दिया है। ठीक है, यहां पे याद रखिएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान।
अब ये परिवर्तन किस क्षेत्र में आया? ये परिवर्तन तकनीकी, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, हमारी जीवन शैली हर क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, और इसी पश्चिमीकरण के आधार पर भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट भी किया। अब यहां से थोड़ा सा और परिभाषा, थोड़ा सा जो अर्थ है या इसका संदर्भ है और बदल जाता है। अब जैसे मान लीजिए भारत में चाय नहीं पीता था कोई, लेकिन 350 साल पहले हमारे यहाँ चाय का कारोबार शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी है? ब्रिटिश कंपनी है। लेकिन चाय की शुरुआत होती है चाइना से। तो चीन, चाय हमारे यहाँ चीन से नहीं आई है, ठीक है, ब्रिटिश हमारे यहाँ भारत में लेके आए हैं। तो अगर देखा जाए तो इसे हम चाइनाकरण नहीं कहेंगे कि चीन से चाय आ गई तो भारत में चाइनाकरण हो गया, नहीं, पश्चिमीकरण हुआ। यानी वो विचार जरूरी कि ब्रिटेन का ही हो या ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश लोगों का विचार हो, लेकिन अगर वो हम तक ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटिश शासन के द्वारा पहुंचा है तो इसे भी हम पश्चिमीकरण में शामिल करेंगे। आए समझ में? चाय भारत में चीन से नहीं आई, चाय ईस्ट इंडिया कंपनी के रास्ते, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में पहुंची है। तो ये कल्चर किसका था? चाय चीन का कल्चर था, लेकिन आया किसके माध्यम से? ब्रिटिश के माध्यम से आया, इसलिए इसे हम पश्चिमीकरण में शामिल करेंगे। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ब्रिटेन का ही वो कल्चर हो। ब्रिटेन ने दुनिया भर के देशों पर शासन किया है और वहां से जो भी विचार हमारे देश पर लागू किया उसे हम पश्चिमीकरण में शामिल करेंगे। लेकिन जो विचार, जो भी संस्कृति में परिवर्तन ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं बल्कि दूसरे समाजों के या दूसरी सरकारों के माध्यम से आया या दूसरे देशों के माध्यम से आया, उसे पश्चिमीकरण में शामिल नहीं करेंगे। तो केवल ब्रिटिश शासन के दौरान आने वाले परिवर्तनों को ही पश्चिमीकरण में शामिल किया जाना चाहिए। यह विचार किसका है? एमएस श्रीनिवास का। अब इसको लेकर आलोचना होती है। योगेंद्र सिंह ने कहा कि यह पश्चिमीकरण द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बताया है। ये पश्चिमीकरण क्या है? यही आगे जाकर आधुनिकीकरण की महान प्रक्रिया बन गई। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार के जो प्रभाव थे, यही भारत के आधुनिकीकरण का कारक माना है। किसको? योगेंद्र सिंह ने। तो क्वेश्चन बनता है, पश्चिमीकरण को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा माना है किसने? योगेंद्र सिंह ने। एमएस श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा है इसको, याद रखिएगा। ठीक, अब यहां पर आते हैं पश्चिमीकरण के विचारों के बारे में। ठीक है, योगेंद्र सिंह का विचार। योगेंद्र सिंह ने कुछ मामलों में आलोचना भी करी है पश्चिमीकरण की अवधारणा की। तो पश्चिमीकरण से एकदम ऐसा नहीं कि एकदम सहमत है, पूर्णतः सहमत है, लेकिन पश्चिमीकरण को लेकर अध्ययन किया योगेंद्र सिंह ने। कहां पर? चानूखेड़ा गांव में। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चानूखेड़ा गांव का अध्ययन किसने किया? योगेंद्र सिंह ने किया। और योगेंद्र सिंह ने चानूखेड़ा गांव का अध्ययन करते हुए स्पष्ट किया कि जो यहाँ पे राजपूत हैं, राजपूतों ने पहले पश्चिमीकरण किया और फिर संस्कृतिकरण किया। अब देखिए योगेंद्र सिंह कहां से कहां पहुंच चुके हैं। वो संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण दोनों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन्होंने यहां पे ये समझाने का प्रयास किया कि राजपूतों में क्या हुआ है। राजपूतों ने पहले पश्चिमीकरण किया, यानी पहले ब्रिटिश सरकार के अनुसार ढलने की कोशिश करी, ब्रिटेन की तरह लोगों की जीवन शैली को अपनाया, खान पान, पहनावा, सब कुछ, सूट बूट, सब कुछ पश्चिमी देशों की तरह अपनाया। फिर बाद में संस्कृतिकरण किया, यानी अपनी स्थिति को उठाने की कोशिश करी है। क्लियर है? यानी पश्चिमी लोगों की तरह जीवन शैली अपनाने की कोशिश करी। यानी पहले पश्चिमीकरण हुआ, फिर आधुनिकीकरण, फिर आपका संस्कृतिकरण किया है किसने? राजपूतों ने। ये चानूखेड़ा गांव का अध्ययन करके योगेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया। आप देखते हैं ब्रिटिश शासन के समय जो राजा महाराजाओं के बच्चे थे या अपर कास्ट के लोग थे, ये पढ़े लिखे लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उनके घरों में कल्चर था कि वो ब्रिटिश लोगों की तरह ही खान पान, उनका पहनावा, उनका डिनर, उनका ब्रेकफास्ट, सब कुछ पश्चिमी देशों की तरह हो रहा था। यानी वो भी सुबह उठ के चाय, बटर टोस्ट ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वो भी छुरी कांटे का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी पढ़ा लिखा वर्ग जो था, जो संपन्न वर्ग था, वो पश्चिम की नकल कर रहा था। यानी वो पहले पश्चिमीकरण हुआ, फिर बाद में उसने अपनी स्थिति को उठाने के लिए संस्कृतिकरण किया। संस्कृतिकरण के लिए किसको आदर्श माना? पश्चिमी समाज को, ब्रिटिश समाज को अपना आदर्श माना। ठीक है, तो यही विचार प्रकट किया है योगेंद्र सिंह ने। डैनियल थंडर या डैनियल लॉनर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, पश्चिमीकरण शब्द पर इन्होंने आपत्ति प्रकट करी। इनका कहना यह था, ये तो संकुचित अवधारणा है, ये तो विदेशी लेबल है। क्या है? विदेशी लेबल है। यानी हम जो भी कुछ अच्छा करेंगे, मॉडर्न करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा उस पर ब्रिटिश लेबल लग गया। अगर हमने स्कूल खोला है, अच्छा स्कूल है, अच्छी एजुकेशन है, इसका मतलब ब्रिटिश लेबल लग गया। हर चीज पर ब्रिटिश लेबल लगाते जाओगे तो हमारा इनोवेशन है, हमारी ये सोच है, हमारे जो आधुनिक विचार है, क्या उसका कोई महत्व नहीं है। हर चीज पे आप ब्रिटिश लेबल लगाते जाओगे। ये तो अपने आप में विदेशी लेबल माना है, और इसकी जगह पर क्या शब्द का इस्तेमाल करने पर जोर दिया? उनका कहना है कि पश्चिमीकरण नहीं बल्कि आधुनिकीकरण शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। आधुनिकीकरण शब्द से लगता है कि कुछ इनोवेशन हुआ है,
लेकिन अगर आप पश्चिमीकरण शब्द बताते हैं तो इसका मतलब आप अभी भी गुलामी की मानसिकता से निकल नहीं पाए हैं। अभी भी आपको लगता है कि सब कुछ ब्रिटेन ने ही किया, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, ये सोच पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर विचार आता है डैनियल लर्नर का। कोई दिक्कत इसमें? तो ये है पश्चिमीकरण की अवधारणा। इस पश्चिमीकरण की अवधारणा में डैनियल लर्नर का विदेशी लेवल वाला कॉन्सेप्ट और आपके चाणू खेरा गांव का जो अध्ययन है योगेंद्र सिंह का, उसको जोड़कर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अब पढ़ते हैं डोमिनेंट कास्ट यानी प्रभु जाति की अवधारणा। अब ये प्रभु जाति की जो अवधारणा है ये प्रस्तुत करी मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन करके। और रामपुरा गांव का प्राचीन नाम क्या है वो तो आपको मालूम ही है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आप पूछा भी जाता है, यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा भी था। तो मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन किया क्योंकि फील्ड वर्क से जुड़े हुए हैं एम एन श्रीनिवास। वो किताबी ज्ञान को ज्यादा महत्व नहीं देते, वो फील्ड पर उतरकर अध्ययन करने पर ज्यादा जोर देते हैं। और यहाँ पर उन्होंने किताब लिखी 1959 में, द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा। पहले ये आर्टिकल के रूप में था, बाद में ये किताब के रूप में पब्लिश हुई थी। इसलिए किताब का नाम भी आपको आर्टिकल भी मालूम होना चाहिए, 1959 में आया था और कहां पर अध्ययन किया था। अब इसमें इन्होंने क्या परिभाषित किया है, पहले डोमिनेंट कास्ट होती क्या है, प्रभु जाति होती क्या है, इसको समझ लीजिए। तो एम एन श्रीनिवास ये कहते हैं कि जब कोई जाति संख्या बल में, आर्थिक स्थिति यानी पैसे में, शिक्षा में, राजनीति में, प्रशासनिक शक्ति में, भूमि के स्वामित्व जैसे कारकों के आधार पर क्या होती है, अन्य जातियों पर अपना डोमिनेंट, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है, तो ऐसी कोई ही हम प्रबल जाति या प्रभु जाति कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखिएगा, प्रभु जाति का मतलब ये नहीं है कि हमेशा सवर्ण जाति की बात हो रही है। प्रभु जाति का मतलब ये नहीं है कि हमेशा यहाँ पर ठाकुर, चौधरी या ब्राह्मणों की कायस्तों की बात हो रही है। प्रभु जाति का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा डोमिनेंट, आपके हमेशा सवर्ण जाति ही होगी, अपर कास्ट ही होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रभु जाति की अवधारणा ने बहुत कुछ बदल दिया भारत में ग्रामीण क्षेत्र के अध्ययन में। तो एम एन श्रीनिवास कहते हैं हर वो जाति जो संख्या में ज्यादा है, हर वो जाति जिसके पास आर्थिक स्थिति बेहतर है, जिसके पास भूमि स्वामित्व ज्यादा है, और हर वो जाति जिसका राजनीतिक दबदबा है, स्वाभाविक सी बात है जिनकी संख्या ज्यादा होगी तो उनका वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा होगा, उनकी वोट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, वही तय करेंगे कि कौन चुनाव जीतेगा, स्वाभाविक सी बात है। यही कारण है कि ऐसी जाति जो संख्या में ज्यादा हो, जिसके पास पॉलिटिकल पावर ज्यादा हो, ठीक है, और जिसके पास आपके इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो, वो जाति क्या बन जाती है, वो डोमिनेंट कास्ट बन जाती है। तो डोमिनेंट कास्ट के लिए सवर्ण जाति का होना, ऊंची जाति का होना अनिवार्य नहीं है, तीन तत्वों का, तीन कारकों का होना अनिवार्य है। और वो तीन कारक क्या है, पहला कारक है संख्या बल, यानी हर वो जाति जिसकी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, वो डोमिनेंट कास्ट बन जाएगी। केवल संख्या से काम नहीं चलेगा, संख्या ज्यादा होने के साथ साथ उस जाति की आर्थिक शक्ति भी अच्छी होनी चाहिए, यानी उसके पास अधिकांश भूमि होनी चाहिए, वो भूमि स्वामी होना चाहिए। और तीसरा, भूमि स्वामी, आर्थिक शक्ति और संख्या बल होने के साथ साथ उस जाति के पास राजनीतिक शक्ति भी होनी चाहिए, पंचायतों से लेकर लोकसभा विधानसभा के चुनावों तक को प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए उस जाति में। अगर वो क्षमता है तो क्या हो जाएगी, ठीक है, वो डोमिनेंट कास्ट बन जाएगी। तो अगर आपके, जैसे मैं बात करूं भोपाल, मध्य प्रदेश में भोपाल राजधानी है, ठीक है, इस भोपाल राजधानी में लगभग 14 लाख वोटर हैं। 14 लाख वोटर में से दो समुदाय ऐसे हैं जो पूरा का पूरा चुनाव डिसाइड करते हैं। 14 लाख वोटर में से 5.5 लाख यहाँ पर एक ही कम्युनिटी है, वो है कायस्थ, दूसरी है मुस्लिम कम्युनिटी, यानी दो कम्युनिटी तय करती हैं पूरा पूरा चुनाव सिस्टम पूरे भोपाल में। इसका मतलब जो भी जाति क्या होगी, संख्या में ज्यादा हो, जिसका राजनीतिक प्रभुत्व अच्छा हो, और जिसके पास भूमि स्वामित्व भी हो, आर्थिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो, वो जाति क्या बन जाती है, वो डोमिनेंट कास्ट बन जाती है। इसका मतलब डोमिनेंट कास्ट के लिए हमेशा अपर कास्ट का होना आवश्यक नहीं है। क्लियर यहां तक? जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे आप देखते हैं मणिपुर में लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, पिछले 2.5 सालों से, और दो समुदाय हैं, मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय। ठीक है, अब मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय का केवल संघर्ष जाति संघर्ष नहीं है, ये केवल आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये डोमिनेंट कास्ट का मुद्दा भी है, क्योंकि जो मैतेई समुदाय है वो संख्या में ज्यादा है। ठीक है, दूसरा, उसके पास इकोनॉमिक कंडीशन उसकी बेहतर है, क्योंकि सरकार में संख्या में ज्यादा है, और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है, क्योंकि सरकारी नौकरियों से लेकर हर जगह में उसका दबदबा है। और तीसरा, ठीक है, संख्या ज्यादा होने के चलते जो मणिपुर की विधानसभा है उसमें 70% सीटें मैतेई समुदाय के लोगों से आती हैं, यानी वहां सरकार हमेशा मैतेई समुदाय ही बना सकता है, इसलिए मुख्यमंत्री हमेशा मैतेई समुदाय का ही होता है। कुकी समुदाय का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता, क्योंकि संख्या बल ही नहीं है उसके पास।
यही कारण है कि डोमिनेंट कास्ट जो है वो मणिपुर का जो मुद्दा है वो केवल जाति संघर्ष का मुद्दा नहीं है, वो हाई कोर्ट से पैदा हुआ आरक्षण का मुद्दा नहीं है, वो डोमिनेंट का मुद्दा भी है, क्योंकि वहां मैतेई समुदाय हर क्षेत्र में डोमिनेंट है। और ऐसे में जब हाई कोर्ट ने कहा कि मैतेई समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए तो विवाद और बढ़ गया। यानी जो पहले से डोमिनेंट है उसको भी अगर आप रिजर्वेशन दे दोगे तो कुकी समुदाय का संघर्ष इसी को लेकर प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इस मुद्दे को उससे आप जोड़ सकते हैं। और भारत में ये देखा जाता है बड़े पैमाने पर, जो डोमिनेंट होगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो कमजोर है उसको दबाने की कोशिश करेगा। आपने देखा कि बहुत जगह पर जो अपर कास्ट है वो डोमिनेंट है, और बहुत से इलाकों में जो लोअर कास्ट है, निम्न जातियां हैं, वो डोमिनेंट है, वो तय करती हैं चुनाव कैसे होगा। तो बड़ी से बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को वहां पर अपने उम्मीदवार कास्ट बेसिस पर देखने पड़ते हैं कि कौन सी जाति है, या जिस जाति समूह के लोग ज्यादा होते हैं वो डोमिनेंट है, उस हिसाब से वो चुनाव तय करती हैं। यही कारण है कि भारत में जातिगत जनगणना की मांग लंबे समय से उठ रही है, क्योंकि जातिगत जनगणना का डेटा 2013 में आ चुका था, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। अब जो सरकार केंद्र में है उसको तो मालूम है कौन सी कास्ट कहां पर ज्यादा है, उस हिसाब से वो अपना राजनीतिक गणित तय कर लेती है। लेकिन बाकी पार्टियों को ये डेटा प्राप्त है नहीं, तो वो ये तय नहीं कर पाती इतना सारा डेटा। तो 2011 की जनगणना जब हुई थी तो उसमें जातिगत जनगणना भी की गई थी, लेकिन उस जातिगत जनगणना को रिलीज नहीं किया गया। अब जो पार्टी केंद्र में है उसके पास तो मालूम है जानकारी पूरी, उसको 2013-14 के बाद से, तो उसको कौन मालूम है कौन से भारत के कौन से इलाके में कौन सी कास्ट डोमिनेंट है, तो उसका चुनावी गणित और चुनावी तरीका जो है, चुनाव लड़ने की रणनीति बदल जाती है। लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके पास ये जानकारी नहीं है, तो उनके पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सी इलाके में कौन सी कास्ट है। और एक बार ये गणित समझ में आ जाता है तो खेल बदल जाता है। तो 2023 में देखिए यही हुआ, 23-24 में लोकसभा चुनाव में यूपी का गणित क्यों बदल गया, क्योंकि वहां पे समाजवादी पार्टी ने जाति गणित को जल्दी समझ में आ गया कि चुनाव जीतना है, जाति गणित से होगा चुनाव। और क्या हुआ, 35 सीटें लेके आ गए लोकसभा में उत्तर प्रदेश में, एक क्षेत्रीय पार्टी होते हुए भी। तो पूरा खेल किसका था, पूरा खेल है डोमिनेंट कास्ट को समझने का। तो डोमिनेंट कास्ट वर्तमान में हमारे चुनाव प्रणाली को भी प्रभावित करता है। ठीक है, जो पार्टी इसको अच्छे से समझ जाती है वो सीटें बढ़ा देती है, जो अभी भी समझती है कि सिद्धांतों पर चलती है और कि इससे कास्ट प्रभावित नहीं करेगी, वो बहुमत भी ला नहीं पाती, खत्म हो जाती है। तो ये डोमिनेंट कास्ट आज भी हमारे चुनाव को प्रभावित करता है। ठीक है, अब एम एन श्रीनिवास के इस विचार का कई लोगों ने समर्थन भी किया, और समर्थन करते हुए क्षेत्रीय अध्ययन भी किया। किस किसने क्षेत्रीय अध्ययन किया है, जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहला है आंध्र बिताई। तो आंध्र बिताई ने कहां पर अध्ययन किया, तमिलनाडु के तंजौर जिले के शिवपुरम गांव में अध्ययन किया, ताकि देख सकें कि क्या जो डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा दी है एम एन श्रीनिवास की, क्या वो व्यवहारिक है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सही बात है, डोमिनेंट कास्ट महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, एसी मेयर ने रामखेड़ी गांव का अध्ययन किया। ठीक है, एन के शुक्ला ने भागलपुर में यादवों का अध्ययन किया। बी एन मजुमदार ने मोहना गांव का अध्ययन किया। ये गांव काफी फेमस है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, मोहना गांव का अध्ययन किसने किया, आपके बी एन मजुमदार ने किया। तो इन चारों अध्ययनों से जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, और इन चारों ही विचारकों ने एम एन श्रीनिवास की प्रभु जाति का समर्थन किया। लेकिन कई विचारक ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा का समर्थन नहीं किया, जैसे एस.टी. दुबे। एस.टी. दुबे ने कहा कि नहीं, जाति प्रमुख नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति या गुट प्रमुख होता है। तो यहीं से एक और क्वेश्चन आता है कि प्रभु गुट या प्रभु व्यक्ति की अवधारणा किसने दी है, एस.सी. दुबे साहब ने दी है। कल जब हम एस.सी. दुबे साहब का टॉपिक पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को कवर करेंगे कि प्रभु गुट या प्रभु व्यक्ति क्या होता है। एंथनी कार्टर ने कहा कि नहीं, समूह प्रभु होता है, जाति प्रभु नहीं होती है। तो डोमिनेंट ग्रुप होता है, डोमिनेंट कास्ट नहीं होती है। एसी मेयर ने कहा कि नहीं, डोमिनेंट एरिया होता है, प्रभु क्षेत्र होता है। राय वर्मन ने कहा कि नहीं, डोमिनेंट कम्युनिटी होती है, प्रभु समुदाय होता है। तो डोमिनेंट पर्सन या डोमिनेंट गुट की अवधारणा किसने दी है, एस.सी. दुबे ने दी है। लेकिन डोमिनेंट कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी है, राय वर्मन ने डोमिनेंट कम्युनिटी का शब्द का इस्तेमाल किया है डोमिनेंट कास्ट की जगह। ये वो लोग हैं जो एम एस श्रीनिवास की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते और आलोचना के रूप में उन्होंने अपने विचार रखे हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए अब आते हैं योगेंद्र सिंह और दीपांकर गुप्ता। दीपांकर गुप्ता का नाम तो आपने पढ़ा होगा, पश्चिम का विशैलीकरण की अवधारणा दी है पश्चिमीकरण में। तो पश्चिम का विशैलीकरण कहा था आधुनिकीकरण को, सॉरी वैश्वीकरण को। ठीक है, दीपांकर गुप्ता का ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, जब हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण की अवधारणा वहां दीपांकर गुप्ता का नाम याद आएगा। तो योगेंद्र सिंह और दीपांकर गुप्ता ने कहा
कि कम संख्या वाली जाति भी क्या हो जाती है, संगठन और एकता के बल पर क्या बन जाती है, प्रभु हो सकती है। तो ऐसा मत सोचिए कि संख्या में ज्यादा होंगे तभी आप डोमिनेंट होंगे। कई बार ये देखा गया है कि संख्या में ज्यादा नहीं है, लेकिन समस्या क्या है, उनका संगठन बहुत मजबूत है, एकता बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होती है, ऐसे में कहीं ना कहीं डोमिनेंट बन जाती हैं। अभी आप देखिए यूजीसी का मुद्दा आया था, ठीक है, जो आरक्षण का मुद्दा उभर कर सामने आया, इसमें कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष, जाति विशेष को कुछ सुविधाएं देने की बात हुई। तो ये मुद्दा बहुत जल्दी क्या हुआ, देखिए संख्या में कम थे ब्राह्मण, संख्या में कम है अपर कास्ट, लेकिन तब भी क्या हुआ, तब भी ये सरकार को ये मजबूरी में बिल वापस लेना पड़ा, यूजीसी वाला कानून। इसका मतलब ठीक है, अगर कोई जाति संख्या में कम है लेकिन फिर भी वो क्या है, डोमिनेट कर सकती है। उत्तर प्रदेश में देखिए ब्राह्मण सम्मेलन हुआ अभी हाल ही में, और सरकार को टेंशन हो गई, यानी ब्राह्मणों की संख्या कम है, ओबीसी और एसटी एससी संख्या ज्यादा है, एससी समुदाय की संख्या ज्यादा है, ओबीसी की संख्या ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, वो डिसाइड करते हैं चुनाव को। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी संख्या में कम होने के बावजूद भी संगठन शक्ति ज्यादा है ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मणों का जैसे सम्मेलन हुआ, सरकार को क्या करना पड़ा, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, ठीक है, ब्राह्मण नेताओं से बातचीत करनी पड़ी। इसका मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं अगर जाति संख्या कम है और संख्या कम होने के बावजूद भी अगर वो पॉलिटिकल रूप से ताकतवर है, वो संगठन में एकता की भावना ज्यादा है, वो संगठित है, तो वो डोमिनेंट कास्ट की तरह व्यवहार करने लगती है। तो ये किसका विचार था, योगेंद्र सिंह का और दीपांकर गुप्ता का विचार है। ठीक है, अब आते हैं लौकिकीकरण की अवधारणा। ये प्रकार से हम कह सकते हैं धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा से मिलती जुलती अवधारणा है। एमएन श्रीनिवास ने यह कहा कि जो भारतीय समाज में क्या हो रहा है, पहले लोग कहीं ना कहीं हर बात में धार्मिक दृष्टिकोण देखते थे, धर्म का ज्यादा महत्व था, लेकिन अब धर्म का महत्व धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लोगों में तार्किकता का विकास हो रहा है, ठीक है, लोग लॉजिकल सोच रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने लगे हैं, हर चीज को केवल धार्मिक किताबों से, धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। इसी सोच को, इसी परिवर्तन को क्या नाम दिया है, लौकिकीकरण कहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ये तो बहुत छोटा विचार है, अच्छा विचार है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछिए, सभी लोग। क्लियर हो रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, एमएन श्रीनिवास पढ़ रहे हैं हम। इस टॉपिक को टुकड़ों में मत पढ़िए, एक एक अवधारणा को पूरा एक कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़िए, तभी आप पूरे एमएन श्रीनिवास के सभी विचारों को समझ पाएंगे। अब आता है फैलाव का सिद्धांत। ठीक है, एमएन श्रीनिवास ने फैलाव का सिद्धांत किसके अध्ययन पे दिया है, जो कुर्ग जाति का अध्ययन किया था, जनजाति का, ठीक है, उसके आधार पर इन्होंने फैलाव का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस दौरान श्रीनिवास ने क्या बताया कि धर्म है, अनुष्ठान है, इनके प्रसार को समझाने के लिए सिद्धांत दिया है कि किसी भी संस्कृति का, किसी भी अनुष्ठान का, किसी भी धार्मिक गतिविधि का, किसी भी परंपराओं का फैलाव कैसे होता है, फैलती कैसे, प्रसार कैसे होता है, इसको समझाने के लिए फैलाव का यानी स्प्रेड का सिद्धांत प्रस्तुत किया। और दो प्रकार के फैलाव की बात करी है, एक है क्षैतिज और दूसरा है लंबवत। क्षैतिज मतलब क्या होता है, जब एक ही स्तर की जातियां हैं और वो सभी एक ही स्तर की जातियां, ठीक है, एक ही प्रकार की परंपरा का पालन करती हैं, तो इसे कहते हैं क्षैतिज फैलाव। ठीक है, यानी जब कोई रीति रिवाज या मान्यता एक ही स्तर की जाति में, जातियों के बीच में दूर दूर तक फैल जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका क्षैतिज फैलाव। जैसे मान लीजिए एक ही स्तर की जातियां हैं, जैसे ओबीसी कैटेगरी है, तो ओबीसी समुदाय जो है, ओबीसी में आने वाली जातियां हैं, वो सभी एक ही प्रकार के त्योहारों को मनाएं, एक ही प्रकार की परंपरा का पालन करें। अब चाहे उत्तर प्रदेश की ओबीसी हो, मध्य प्रदेश की ओबीसी हो, हरियाणा का ओबीसी हो, राजस्थान में रहने वाले ओबीसी हो, वो सभी चारों ओबीसी समुदाय के लोग हैं, लेकिन एक ही प्रकार के रीति रिवाज परंपराओं को मानते हैं, तो इसे कहेंगे क्या, क्षैतिज फैलाव। लेकिन जब एक ही क्षेत्र में, ठीक है, रहने वाली अलग अलग जातियां एक ही त्योहार, एक ही देवी देवता को मानने लगते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये कहलाता है लंबवत फैलाव। यानी किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में अलग अलग जातियां हैं, लेकिन वो एक ही देवी देवता को मानती हैं, वो एक ही त्योहार मनाती हैं, एक साथ मिलकर बनाती हैं, इसे कहते हैं लंबवत फैलाव। ठीक है, तो ये धार्मिक अनुष्ठान और रीति रिवाजों के प्रसार को समझाने के लिए ये अवधारणा प्रस्तुत करी कुर्ग जनजाति का अध्ययन करने के बाद एमएन श्रीनिवास ने। ठीक है, हाँ दीप्ति जी, लौकिकीकरण को फिर से बता दीजिए। देखिए लौकिकीकरण मतलब नाम से सेक्युलरिज्म, ठीक है, कि भाई पहले समाज में क्या था, समाज में धर्म का महत्व ज्यादा था, ठीक है, धार्मिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण ज्यादा होता था, धर्म के आधार पर भेदभाव ज्यादा होता था, हर चीज के पीछे धार्मिक दृष्टिकोण से सोचा जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा नहीं है, अब विज्ञान का महत्व बढ़ा है, अब लोग तार्किक हो रहे हैं, अंधविश्वास कम हो रहा है धीरे धीरे समाज में,
ठीक है, अब लोग हर चीज को धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। इतनी ज्यादा कट्टरपंथी धार्मिक नहीं है भारत, अब लोग धीरे धीरे समाज में विज्ञान का महत्व बड़ा है, शिक्षा का महत्व बड़ा है, तो लोगों की सोच बदली है। ठीक है, इसी व्यवस्था को, इसी परिवर्तन को नाम दिया है लौकिकीकरण। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा एमएस श्रीनिवास के विचारों को। तो उनका जीवन परिचय पढ़ा, उनकी किताबों के बारे में जाना, उनका दृष्टिकोण क्या है, उनका बुक व्यू और फील्ड व्यू पे विचार क्या है, संस्कृतिकरण की अवधारणा क्या है, प्रभु जाति की अवधारणा क्या है, लौकिकीकरण की अवधारणा क्या है, फैलाव का सिद्धांत क्या है। ठीक है, इन सब बात और डोमिनेंट कास्ट यानी प्रभु जाति की अवधारणा क्या है, इन सब बातों को जानने का प्रयास किया एमएस श्रीनिवास के इस टॉपिक में। लगभग 1 घंटे का ये लेक्चर है, लेकिन 1 घंटे के लेक्चर में आपका एमएस श्रीनिवास से जुड़े सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। चलिए, अब कुछ 10 क्वेश्चन हैं, उन 10 प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न देखिए, एमएस श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले अपनी किस पुस्तक में किया था? तो एमएस श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो कहां दी थी? वो दी थी अपनी रिलीजियस एंड सोसाइटी अमंग द कुर्स ऑफ साउथ इंडिया। 1952 में किताब आई थी और इस किताब में इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति के निर्धारण का मुख्य आधार क्या है? 2015 में यूजीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो डोमिनेंट कास्ट का बेस क्या है, आधार क्या है? केवल उच्च अनुष्ठानिक स्थिति, संख्या बल, भूमिका, स्वामित्व, राजनीतिक शक्ति, केवल पश्चिमी शिक्षा या धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान? तो स्वाभाविक सी बात है, 3 बातों पर जोर दिया है। संख्यात्मक शक्ति होनी चाहिए, आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए, तब जाके कोई जाति क्या बनती है? डोमिनेंट कास्ट बनेगी। किस विद्वान ने एमएस श्रीनिवास की प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना करते हुए प्रभु व्यक्ति का विचार प्रस्तुत किया है? तो ये प्रभु व्यक्ति का जो विचार है ये किसने दिया है? ये दिया है एससी दुबे साहब ने। ठीक है, श्रीनिवास के संरचनात्मक प्रकारवाद के संदर्भ में समाज की तुलना किसने की है? क्योंकि इन पर कहीं ना कहीं रेडक्लिफ ब्राउन का असर देखने को मिलता है, क्योंकि रेडक्लिफ ब्राउन के ही मार्गदर्शन में इन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दृष्टिकोण भी उभर कर सामने आता है। और संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण में समाज को किस रूप में देखा जाता है? एक जीवित इकाई के रूप में देखा जाता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के बारे में क्या सत्य है? ये केवल हिंदुओं तक सीमित है, ये पदमूलक परिवर्तन है, ये संरचनात्मक परिवर्तन है, ये स्थिर प्रक्रिया है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो संस्कृतिकरण में केवल पदमूलक परिवर्तन होता है, संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्रीनिवास ने भारतीय समाज को समझने के लिए क्षेत्र अध्ययन को पुस्तकीय दृश्य से श्रेष्ठ क्यों माना है? यानी फील्ड व्यू को बुक व्यू से श्रेष्ठ क्यों माना है? क्योंकि पुस्तकें पढ़ना कठिन है, क्योंकि वास्तविक ग्रंथों में लिखे आदर्शों से अलग हो सकती हैं, क्योंकि पंडितों का समाज का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वे पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। कारण यही है कि जो रियलिटी की बात होती है, अब धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं 2000 साल पहले, लेकिन वर्तमान में समाज में बदलाव आ चुका है। तो 2000-3000 साल पुराने ग्रंथों के आधार पर आप वर्तमान समाज को नहीं समझ सकते, इसलिए फील्ड स्टडी पर जोर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एमएस श्रीनिवास के द्वारा नहीं लिखी गई है? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, द रिमेंबर्ड विलेज, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। तो कौन सी किताब है जो एमएस श्रीनिवास के द्वारा नहीं लिखी गई है? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, नहीं लिखी गई है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ये योगेंद्र सिंह की किताब है, एमएस श्रीनिवास की किताब नहीं है। एमएस श्रीनिवास की किताब का नाम है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये एमएस श्रीनिवास की किताब है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ये योगेंद्र सिंह की किताब का नाम है। श्रीनिवास द्वारा दिए गए लौकिकीकरण का अर्थ क्या है? धर्म का पूरी तरह विरोध करना, धार्मिक विश्वासों का तार्किक और मानवीय आधार पर परिवर्तन, केवल पश्चिमी वेशभूषा पहनना, नास्तिकता का प्रसार। जब हम क्या करते हैं, हमारे धार्मिक विश्वासों की जगह हम वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण को अपनाते हैं, इसी को ही लौकिकीकरण कहा जाता है। कुर्ग जनजाति के अध्ययन में श्रीनिवास ने स्प्रेड के 2 प्रकारों का उल्लेख किया है। कौन से थे? अभी आपने पढ़ा, क्षैतिज और लंबवत, 2 प्रकार के फैलाव की बात करी है। रामपुरा गांव का असली नाम क्या था जिसे श्रीनिवास ने अपनी रचनाओं में रामपुरा कहा है? ठीक है, तो असली नाम क्या था? कोड़ा गल्ली, यानी कोड़ा खल्ली इसका प्राचीन नाम था या असली नाम है। ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा होती है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।
अभी तो हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन देखे हैं, इसमें तो कई सारे और जटिल से जटिल क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो आपका एप्लीकेशन में हमारा, उस एप्लीकेशन में जाके देखिएगा, DPP होगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, उसमें हर थिंकर से जुड़े 25 से 50 क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, तो वहां पर हर प्रकार के प्रश्न अपलोड किए जाएंगे, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, ठीक है, GS घुरिये, सभी थिंकरों से जुड़े क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं और वो निःशुल्क होता है, हर व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो MPPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर में यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है MN श्रीनिवास, और UGC नेट में फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है MN श्रीनिवास। तो MN श्रीनिवास के बिना पेपर हो ही नहीं सकता, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात थी, UGC नेट का बैच शुरू हो रहा है, याद रखिएगा। पेपर तो जून में ही होता है, आपको मालूम ही है आपको, और 10 मार्च से ये बैच शुरू हो रहा है। 10 मार्च मतलब कल से, तो कल दोपहर से ये बैच शुरू होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो नया बैच है, अगर आपके साथ में जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगा, तो यूट्यूब पर भी जो लोग लेक्चर देख रहे हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है, 1 साल तक ये वैलिड रहता है, क्योंकि हर 6 महीने में पेपर होता है, तो आप हर 6 महीने में कोर्स कौन लेते रहेंगे, इसलिए एक बार कोर्स लेकर 1 साल तक के लिए आप फ्री हो जाते हैं। ठीक है, फीस आपको मालूम ही है, 2250 रुपए है। साथ ही साथ PDF डाउनलोड की सुविधा भी रहेगी अब, क्योंकि अब एप्लीकेशन सिस्टम थोड़ा सिक्योर हो चुका है, इसलिए। ठीक, कोई समस्या इसमें? पेपर फर्स्ट के PDF डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, तो डाउनलोड करने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, आपका जो मोबाइल नंबर है उसका इस्तेमाल कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। और जो टॉपिक नहीं हो रहा है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा क्या समस्या आ रही है, क्योंकि डाउनलोड ऑप्शन सबके लिए खोल दिया गया है। आप डाउनलोड करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच में आप ना डाउनलोड कर सकते हैं, ना ही आप प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन UGC हुआ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम हुआ, तो बाकी सभी एग्जामों में हमारे नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। लेकिन यही है कि आप अगर इसको शेयर करते हैं टेलीग्राम पर, तो 2 समस्याएं पैदा होंगी। पहली बात तो आपका मोबाइल नंबर लीक हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है, ये सिस्टम है उसमें, ताकि हर व्यक्ति को आपका मोबाइल नंबर मालूम पड़ जाएगा। दूसरा, PDF ओपन भी नहीं होगी, अगर व्यक्ति आपने शेयर किया है और PDF कोई व्यक्ति, आपके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसे, और आपके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके 3 डिवाइस पे ज्यादा PDF खुलती है, तो फिर आपकी PDF लॉक हो जाएगी एप्लीकेशन पर। तो सिक्योर सिस्टम बनाया गया है एप्लीकेशन के द्वारा, तो इसलिए हमने अब सारी PDF को डाउनलोड करने की सुविधा दे दी है हर नए बैच में, जो भी नए बैच शुरू हो रहे हैं उसमें सब में। ठीक है, कोई समस्या? हाँ, अगर आपको प्रिंट निकालना है, तो अगर आप खुद का प्रिंटर है तो अच्छी बात है, दूसरी जगह से प्रिंट निकालते हैं तो फिर ये टेंशन रहेगी कि आपको उसको अपना मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा। इसलिए अपना खुद उपस्थित होकर किसी जगह से प्रिंट निकालते भी हैं, तो खुद उपस्थित होकर प्रिंट निकालिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर आप ही का है उसमें पासवर्ड के रूप में। ठीक है, तो जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं UGC नेट की, ठीक है, तो बैच हो रहा है कल से शुरू, और हम शुरुआत करेंगे यूनिट नंबर 10 से 10 से, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट, याद रखिएगा, 4-5 जो शुरू की यूनिट होती है उसको पढ़ के चले जाते हैं, पेपर बिगड़ जाता है, क्योंकि कट ऑफ हाई जाता है UGC नेट में। तो हम यूनिट नंबर 10 से शुरुआत करेंगे, पीछे से शुरुआत करेंगे। तो कल से जो लेक्चर शुरू होगा यूनिट नंबर 10 से शुरू होगा। ठीक, तो अगर आपके साथ में जो लोग भी हैं तैयारी कर रहे हो, और आपके अगर कोई व्यक्ति MA कर रहा है, MA फाइनल में है, एग्जाम देना चाहते हैं, या दिसंबर का एग्जाम देना चाहते हैं, अभी से तैयारी करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला लेक्चर शुरू होगा MPGK का, और MPGK का लेक्चर जो होगा 15 मिनट के अंतराल पर शुरू होगा। तो 15 मिनट के अंतराल पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा पेपर नंबर फर्स्ट के लिए, यानी MPGK के लिए यूनिट नंबर 4 हमारी चल रही है उसमें। चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। उपनिषद एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप UGC नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट सेट, PGT और CUT परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे कोर्स से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं। आज ही उपनिषद एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए।